हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम धरती के अंदर क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग सा लगता है कि धरती के अंदर खुदाई से पानी भी निकलता है और गर्म मैग्मा भी, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी मिलते हैं और काला कोयला भी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो इन सभी का उत्पादन करती है। तो आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है, ट्रस्ट मेंटल कोर क्या है, इसके बाद कवर करेंगे चट्टानों के बारे में कि चट्टान यानी कि शेल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, चट्टानों और खनिजों में अंतर क्या होता है, और फाइनली कवर करेंगे चट्टानों के रूप बदलने के चक्र के विषय में जिसे शेल चक्र कहा जाता है। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी के अंदर क्या है इसके विषय में एकदम सटीक जानकारी इकट्ठा करना मानव के लिए कठिन है क्योंकि इसका आंतरिक भाग हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस कार्य के लिए गहन अध्ययन किए गए। शुरुआत में तापमान और घनत्व के आधार पर अनुमान लगाया गया कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान और घनत्व बढ़ता जाएगा और इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और निफे में बांटा गया। परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होने लगी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा, निफे से शिफ्ट होकर क्रस्ट, मैंटल और कोर में परिवर्तित हो गई। और ऐसा हुआ भूकंपीय तरंगों के कारण, क्योंकि भूकंपीय तरंगों की स्पीड बदल जाती है जब घनत्व बदलता है। मतलब एक जैसे घनत्व के द्रव्यमान में भूकंपीय तरंगों की स्पीड एक जैसे रहती है और जैसे ही घनत्व बदलता है तो भूकंपीय तरंगों की रफ्तार या तो कम या ज्यादा हो जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक जैसे घनत्व में भूकंपीय तरंगों की स्पीड लगभग एक समान है और जैसे ही घनत्व में परिवर्तन आया तो भूकंपीय तरंगों की स्पीड अचानक से कम हो गई और जैसे ही घनत्व में फिर परिवर्तन आया तो भूकंपीय तरंगों की स्पीड फिर से बढ़ गई। तो इस प्रकार घनत्व में परिवर्तन के साथ भूकंपीय तरंगों की स्पीड भी बदल जाती है। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझना काफी आसान हो गया। क्योंकि ये लेक्चर 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल वेव्स। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। एल वेव्स को लव वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि लव मॉडर्न ने इसकी खोज की थी। इसमें पी और एस वेव्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाती हैं, परंतु एल वेव्स केवल धरती के बाहर ही मूव करती हैं। ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, परंतु यही वेव्स बहुत विनाशकारी होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पी और एस वेव से विशेष रूप से सहायता मिलती है। इनके बारे में विस्तार से आगे के कक्षाओं में बताया जाएगा, परंतु आपको सिर्फ इतना समझना है कि पी वेव्स ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन इन तीनों माध्यमों में जाते हुए इसकी स्पीड में अंतर आता है। परंतु एस वेव्स केवल ठोस भाग में ही आगे बढ़ पाती हैं, तरल और गैस में गायब हो जाती है। इसी वजह से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में सहायता मिलती है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ ठोस है, कहाँ तरल है और कहाँ गैस मौजूद है, क्योंकि इन तीनों ही माध्यमों में पी और एस वेव्स की गति बदलती जाती है और तरल और गैस में तो एस वेव्स गायब ही हो जाती हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपट्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। अब बात करते हैं सबसे पहले भाग यानी कि भूपट्टी की। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जो पूरी तरीके से ठोस है और इसी पर सभी प्रकार की स्थलाकृतियां मौजूद हैं। ठोस होने के कारण आप इन देशों मत लगा देना कि भूपट्टी केवल महाद्वीपों में पाई जाती है। यह महासागरों की तली में भी एक निश्चित गहराई तक पाई जाती हैं और महासागर इस भूपट्टी के ऊपर मौजूद होते हैं। दरअसल भूपट्टी लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, परंतु इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग-अलग है। महाद्वीपीय भागों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई
5 किलोमीटर है। इसी वजह से क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें महाद्वीपीय क्रस्ट की संरचना, बनावट और उत्पत्ति महासागरीय क्रस्ट से भिन्न है। क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल भी कहा जाता है। गहराई में जाने पर क्रस्ट दो अलग अलग भागों में बंट जाती है। इसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बांट देते हैं। ऐसा तापमान और घनत्व में अंतर के आधार पर करते हैं। अपर क्रस्ट का औसत घनत्व जहां 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, वहीं लोअर क्रस्ट का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कॉनराड डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। यह लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। अब बात करते हैं मोहो असंबद्धता की। देखिए, क्रस्ट की सबसे निचली सीमा जहां क्रस्ट समाप्त हो जाता है, उसे मोहो असंबद्धता, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मोहरोविसिक महोदय ने इस विषय में बताया था। इस डिसकंटिन्यूटी जोन को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। यह दुर्बलता मंडल एक पट्टी के रूप में मौजूद है, जहां इसका ऊपरी भाग अर्ध तरल अवस्था या आंशिक रूप से तरल अवस्था में मौजूद है, वहीं दुर्बलता मंडल का निचला भाग पूरी तरह से ठोस है। इस दुर्बलता मंडल को निम्न वेग प्रदेश यानी कि लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, क्योंकि इस मंडल में भूकंपीय तरंगों का वेग कम हो जाता है। इस दुर्बलता मंडल के ऊपरी भाग में तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि निचले भाग में तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग यानी कि मैंटल की। क्रस्ट के नीचे दुर्बलता मंडल और दुर्बलता मंडल के नीचे मैंटल की परत पाई जाती है। यह पृथ्वी के आंतरिक संरचना की मध्यवर्ती परत है। यह मोह असंबद्धता से क्रस्ट से अलग होती है। तो 100 किलोमीटर से नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक यह परत विद्यमान है। मैंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण इसे सीमा की परत भी कहते हैं। मैंटल के ऊपरी भाग का घनत्व 3.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि निचले भाग का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मैंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे अपर मैंटल और लोअर मैंटल कहते हैं, और इसे रैपिड डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। अब बात करते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता की, यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। 2900 किलोमीटर की गहराई पर एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसके कारण मैंटल आउटर कोर से अलग हो जाती है। तो मैंटल और कोर को पृथक करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। बात करते हैं पृथ्वी के अंतरतम भाग में क्या पाया जाता है, यानी कि कोर की। पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। यह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से मैंटल से अलग होता है। ये काफी भारी पदार्थों जैसे निकिल और आयरन जैसे तत्वों से बना है, जिस कारण इसे नीफे की परत भी कहते हैं। जैसे ही मैंटल से कोर में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ एस तरंगे गायब हो जाती हैं और पी तरंगों की गति भी कम हो जाती है। और चूंकि आप जानते हैं कि एस तरंगे तरल और गैस माध्यम से गायब हो जाती हैं और पी वेव्स की रफ्तार भी कम हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि कोर की बाहरी सीमा तरल अवस्था में है, जबकि 5150 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगों के वेग में थोड़ा वृद्धि हो जाती है, जिससे यह पता चलता है कि कोर का आंतरिक भाग ठोस है और आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो असंगति है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। इस प्रकार कोर को भी बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जाता है। तो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसे क्रस्ट, मैंटल और कोर में विभाजित किया गया है। अब है दूसरा प्रमुख टॉपिक, शैल एवं खनिज। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे शैल की। शैल किसे कहते हैं? तो शैल यानी कि चट्टान एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो खनिज पदार्थों के मिश्रण से बनता है, यानी कि चट्टानें खनिज पदार्थों से मिलकर बनती हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, खनिजों का एक विशेष क्रिस्टलीय आकार होता है, जो कई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और विशेष रंगों से बनता है। आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल किस आकार और रंग के हैं। एक प्रकार के क्रिस्टल की रासायनिक संरचना और रंग एक समान है, जो कि दूसरे क्रिस्टल से अलग होता है। तो इस प्रकार खनिज समरूप तत्व होते हैं। एक खनिज का रूप समान होता है, तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, सोना, चांदी आदि ये सभी खनिजों के उदाहरण हैं। तो यही खनिजों के कण जब आपस में मिलकर ठोस रूप में बन जाते हैं,
तो इन्हें ही शैल या चट्टान कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट चट्टान का आपने नाम सुना होगा, जो आमतौर पर घरों में प्रयोग होता है। तो यह चट्टान स्फटिक और फेल्सपार खनिजों के मिश्रण से बना है। संगमरमर अधिकतर कैल्साइट खनिज का ही बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। बलुआ पत्थर अधिकांश रूप से क्वार्ट्ज या फेल्सपार से बने होते हैं। तो इसी प्रकार सभी चट्टानें किसी न किसी खनिज से या खनिजों के समूह से बनी होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि खनिज पदार्थों के मिश्रण से निर्मित ठोस पदार्थ ही शैल कहलाते हैं। अब बात करते हैं शैल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी लावा या मैग्मा के ठंडा होने से होती है। इसीलिए इन्हें मूल चट्टान या प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि गर्म लावा के ठंडा होने के बाद इनकी रचना सबसे पहले होती है, इसीलिए इसे प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। लावा या मैग्मा में ये अंतर होता है कि जब तक मैग्मा ज्वालामुखी चट्टान के अंदर मौजूद होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, परंतु चट्टान से बाहर आकर जब वह धरातल पर बहना शुरू करता है तो तब उसे लावा कहते हैं। तो इसमें लावा के जमने के कारण जो चट्टान बनती है उसे बेसाल्ट कहते हैं। ये बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण बेसाल्टी लावा के धरातल पर तेजी से जमने की वजह से होता है और तेजी से जमने के कारण इसमें रवे यानी कि क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि मैग्मा के जमने से ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। यह अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, जो कि मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। धीरे धीरे ठंडा होने से इसमें रवे यानी कि क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे रवेदार चट्टान भी कहते हैं। तो देखा आपने, सतह के ऊपर लावा के जमने से बेसाल्ट और सतह के नीचे मैग्मा के जमने से ग्रेनाइट चट्टान बनती है। और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसाल्ट का निर्माण कहाँ होता है और किसकी वजह से होता है, और ग्रेनाइट का निर्माण कहाँ और किसकी वजह से होता है। तो आपको यह समझना चाहिए। ऐसे ही अन्य आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, प्यूमिस, रियोलाइट, डायोराइट आदि। दूसरी प्रमुख चट्टान है अवसादी शैल। देखिए, अवसादीकरण की प्रक्रिया से जिन चट्टानों का निर्माण होता है इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए, अपरदन के जितने भी कारक हैं, नदी, हिमानी, पवन, समुद्री लहरें और भूमिगत जल, ये सभी 3 कार्य करते हैं: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ये सभी हर दिन हर समय अपरदन करते रहते हैं, अर्थात चट्टानों को काटते जाते हैं। इनके अपरदन से प्राप्त पदार्थ को तलछट या अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स। ये अवसाद समुद्रों, झीलों की तलियों में जमा होता रहता है। इनकी कई वर्षों की परतों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। हजारों वर्षों के बाद अत्यधिक दबाव के कारण ये परतें चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं और इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इनमें परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आप इस चित्र में चट्टानों की परतों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग परतें दिखाई देती हैं और ये परतें अलग अलग समय में जमा हुई हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरणों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, क्ले, शेल आदि चट्टानें शामिल हैं। अब है तीसरी और आखिरी चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान। जब अत्यधिक दबाव एवं तापमान के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रंग, रूप और संगठन में परिवर्तन हो जाता है, तो इस नवीन परिवर्तित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अधिक ताप के कारण इन चट्टानों का केवल रंग और रूप बदलता है, उनका विघटन और वियोजन नहीं होता। देखिए, विघटन का अर्थ है भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, और वियोजन का अर्थ है रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट फूट जाती हैं, उनमें क्रैक्स पड़ते हैं। लेकिन रासायनिक अपक्षय में चट्टानों के रासायनिक संरचना में परिवर्तन आता है। सीधे से कहें तो वे पिघलकर नष्ट हो जाती हैं। जैसे चूना पत्थर, तो चूना में जब पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो चूना पिघल जाता है, वो एक तरल रूप में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। लेकिन अधिक ताप के कारण चट्टानों का केवल रंग और रूप बदलता है, ये प्रक्रियाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। लेकिन चट्टानों की कठोरता बढ़ जाती है, साथ ही खनिजों के गुणों में भी परिवर्तन आता है। और जब कभी बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उसके मूल रूप को पहचानना भी कठिन हो जाता है। जैसे संगमरमर पत्थर
कितना प्यारा, चमकदार और मुलायम लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह चट्टान के परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है? वह बनता है चूने पत्थर से, वही चूना जिसे घरों में पुताई के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन अधिक ताप और दबाव से यह चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में, शेल पत्थर स्लेट में और ग्रेनाइट से नीस बनता है। और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो ये था चट्टानों के प्रकार के उदाहरण। अब बात करते हैं सबसे अंतिम टॉपिक यानी कि शैल चक्र की। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, आसान भाषा में इसे समझते हैं। चक्र का अर्थ हुआ कि जहां से प्रारंभ किया था, घूम फिर के वहीं उसी स्थान पर वापस आना। तो इस प्रकार एक राउंड जब बनता है तो उसे एक साइकिल कहते हैं। तो शैल चक्र में भी कोई भी शैल अपना रूप बदलकर घूम फिर करके वापस उसी रूप में आती है जिस स्वरूप में वो पहले थी। अर्थात ज्वालामुखी लावा से आग्नेय चट्टान बनी, सबसे प्राथमिक मूल स्वरूप एकदम, ठीक है। फिर अपरदन के कारकों ने इसे काटना प्रारंभ किया और समुद्रों में, मैदानों में इसका निक्षेपण किया। कालांतर में यह बनी अवसादी चट्टान। फिर अत्यधिक ताप और दबाव से आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप बदला और फिर वो बनी रूपांतरित चट्टान। और जब अत्यधिक ताप और दबाव इनके ऊपर बढ़ने लगा तो ये पिघलकर मैग्मा में बदल गई और फिर वापस इनके ठंडे होने से बनी आग्नेय चट्टानें। तो देखा, हुआ ना साइकिल पूरा, जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा शैल और खनिज के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।